जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके की यूज पर। और आज की क्लास रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, जिसमें से आपको 10 जो हैं वो आपके करंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो बिल्कुल, और बाद बाकी जो आपके 40 क्वेश्चन हैं वो जीके जीएस के आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आज क्लास को देखेंगे और पूरा करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। और उनसे पहले एक बार ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे देखो ये तुषी चौहान है और इन्होंने ये कमेंट करा है यहाँ पे जो अपने आंसर हैं, क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो, और बीना कुमारी हैं, लव कुमार भैया हैं, अक्षय चौधरी हैं, और यहाँ पे नीतेश यादव हैं, कपिल राज हैं, और यहाँ पे राजपूत भैया हैं, खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, और श्रद्धा बेटा हैं, डी कुमार हैं, अवनीश कुमार हैं, नवनीत हैं, DHHFG हैं, वीरू कुमार हैं, और अक्षय भी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वो मेरे सभी दोस्त थे जिन्होंने प्रीवियस क्लासों पर कमेंट किया है। तो उन सभी के कमेंट मैंने यहाँ पे देख लिए हैं और चलते हैं बेटा अपने क्लास की तरफ। और आप भी अपना कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको अपना कमेंट देखने को मिले। तो बिल्कुल बेटा, और यहाँ पे देखो प्रश्न है हमारा, पहला ही करंट से संबंधित है कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना ये। यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो नई दिल्ली ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नई दिल्ली ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये याद रखना, ये 2025 में कब हुआ था? तो ये 25 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 25 फरवरी को हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो बेटा, यहाँ पे दिया है 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल देखो, पहले तो मैंने जो आरपीएफ की क्लासें हुई उनमें अगर आप मेरे साथ थे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भैया विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि देखो विमुद्रीकरण पता क्या होता है, 8 नवंबर 2016 को हमारे यहाँ पे जो नोटबंदी हुई थी। तो याद रखना बेटा, जो नोटबंदी होती है ना, नोटबंदी या बोल सकते हैं नोट का बदली, है ना। जैसे कि सरकार पुराने नोटों को बंद कर देती है और नए नोटों को क्या करती है? लॉन्च कर देती है। तो हमारे यहाँ पे 500 का और 1000 का और 500 का नोट जो है वो बंद हुआ था, है ना। और 2000 का और साथ में 500 का ये नए लॉन्च हुए थे। तो याद रहेगा विमुद्रीकरण का मतलब क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न का जो जवाब है हमारा वो याद रखना, उर्जित पटेल जी ऑप्शन ए। क्या हो जाएंगे? उर्जित पटेल जी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। कल देखो क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी और मैं भी कल संडे था तो बाहर गया था थोड़ा काम से, तो इस वजह से नहीं हो पाई, उसके लिए भाई सॉरी। और आज जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, और इनको सभी को नोट कर लेना है और सही से स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो यहाँ पे दिया है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखो हिंदी में स्तंभ जड़ें आप ध्यान रखेंगे, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन बी में बरोहा जड़ें जो दिया है, क्या बरोहा जड़ें दिया है, ये भी आप याद रखना कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा आपका, ए और बी दोनों सही जवाब याद रहेगा। तो बिल्कुल बेटा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा? टीला बांध, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब कर देना। और यहाँ पे मेरा जवाब ऑप्शन सी वेतवा नदी जो है सही जवाब हो गया है। और ये पता है कहाँ पड़ती है भैया? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जिला है ललितपुर। याद रखना कौन सा? ललितपुर जिला है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और यहाँ पे बेतवा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए
इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बेटा ये भी आपका देखो करंट से संबंधित प्रश्न है ना, आपको ध्यान रखना है। तो बताओ यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इवेंट के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा शिखर धवन जी। शिखर धवन जी यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। 200 के नोट पर अंकित चित्र निम्न में से क्या है? 200 के नोट पर अंकित चित्र जो है वो निम्न में से क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश से तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया सबसे ज़्यादा जंगल जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है जो कि सोया प्रदेश के नाम से। किस? सोया प्रदेश के नाम से। सोया प्रदेश के नाम से इसलिए जाना जाता है कि वहाँ पे जो है सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखोगे, सबसे ज़्यादा खेती जो है सोयाबीन की होती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है कितना? 42%। कितना? 42%। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। रानी की बाब जो है ये कितने के नोट पे भैया अंकित है? तो ये भैया हमारे 100 के नोट पर अंकित है। ठीक है ना। हम्पी का जो रथ है ये भैया 50 के नोट पे अंकित है। और 20 के नोट पे क्या अंकित है ये आप मुझे आज HW है आपके लिए, और आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे जवाब। ठीक है ना। कल की क्लास में आपको ये लगा हुआ आपका आंसर देखने को मिलेगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो याद रखना यहाँ पे जो आपका राइट आंसर वो समुद्री शैवाल, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री शैवाल वो पता कौन से? तो किस रंग के? तो याद रखना भूरे रंग के। कौन से? भूरे समुद्री शैवाल जो हैं वो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी आपका हो गया है। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल बेटा देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई क्या है? भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल बेटा याद रखना है यहाँ पे जो मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर को टिक करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। लेकिन यहीं पे अगर भारत की कुल तटरेखा की लंबाई पूछ देता, कुल तटरेखा की लंबाई पूछ लेता, तो आप क्या बताते? तो याद रखना, तो आपका सही जवाब 7516 किलोमीटर हो जाता। क्या होता? हो जाता 7516 किलोमीटर आपका सही जवाब होता। और यहाँ पे मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछी जो कि 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से दलामा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा? दलामा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी झारखंड हो गया होगा, है ना। ऑप्शन डी झारखंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो जो भी मेरे साथ पहले पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए तो ये रिवीजन क्लास है, लेकिन जो नए दोस्त मेरे साथ में जुड़े हो आप इन प्रश्नों को एक बार सही से देखना और नोट कर लेना। ठीक है ना दोस्त। और देखो एक बार ना सभी दोस्त थोड़ा सा यार सपोर्ट और दिखाओ, लाइक वाला बटन दबा दो एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और ये जो क्लास है ये आपको शाम को 8:30 बजे मिलेगी, है ना। 8:30 बजे आपकी ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी लोग एक बार बेल आइकन दबा लेना, जैसे ही क्लास आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और थोड़ा सा शेयर वाला बटन आपको जरूर दबाना है, ठीक है ना। क्लास को थोड़ा शेयर कर देना। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थान पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो भैया किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थान पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी आपका जो राइट आंसर मध्य प्रदेश ही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अब यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते ही अगर जल्दबाजी में आंसर करते हैं तो हम यहाँ पे तुरंत फीमर को टिक कर देते हैं, जो कि कुछ दोस्तों ने किया भी होगा अभी, है ना। लेकिन आपका गलत जवाब हो जाएगा। ये बेटा जो है सबसे बड़ी आपकी हड्डी होती है, और ये हड्डी कहाँ की होती है, जांग की हड्डी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो, लंबी कोशिका पूछेगा तो आपका तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी जो है तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा, अगर सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना शुक्राणु, ऑप्शन सी, जो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको शुक्राणु दिए हैं ये आपके सही जवाब हो जाएंगे, है ना। सबसे छोटी पूछेगा तो, और सबसे बड़ी तो तंत्रिका तंत्र सही जवाब है। चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से टिन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। टिन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो आपका है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा आपका बेटा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। और कर्नाटक तो आपको भैया बहुत अच्छे से याद होगा कि कर्नाटक के कोलार में सोना पाया जाता है। कहाँ पर, कोलार में, है ना। कर्नाटक के कोलार में सोना पाया जाता है। तो कर्नाटक जो है भैया ये स्वर्ण उत्पादन में, है ना, ऐसे याद रखना, स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहेगा। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है वो याद रखना मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है ना। मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा, वो भी देखो याद रखना बॉक्साइट के उत्पादन में, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेटा नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग है वो निम्न में से किसके कारण होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी तुरंत लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो भी गया है। तो चलते हैं बेटा इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे। किसके, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे। और मैं आपको यहाँ पे इसका जवाब करूँ तब तक बता दूं कि 50 क्वेश्चन आपकी मैं कोशिश करूँगा 35 से 40 मिनट के अंदर खत्म करने के। तो आप पूरा क्लास आपको देखना है, और क्लास का जैसे ही लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों का लेवल भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दशमलव पद्धति के आविष्कारक यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, तो आप तुरंत बताएंगे आर्यभट्ट जी, ऑप्शन ए। आर्यभट्ट जी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब बेटा हो गए हैं। तो चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो बताओ उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना बेटा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 ऑप्शन बी, यहाँ पे आर्टिकल 66 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। अब यहाँ पे याद रखना जो अनुच्छेद 64 दिया है ये भी उपराष्ट्रपति जी से ही संबंधित है। और उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो अनुच्छेद 64 में दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 67 जो है वो भी याद रखना, इनमें अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल दिया गया है। कार्यकाल जो है वो किस में दिया गया है, 67 में दिया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा, हो सकता है मेरी जुबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जिनके भी कानों में मेरी आवाज़ इस टाइम जा रही है, आप सभी को बेटा इस बार 100% सफलता मिलेगी। 100% आप आपका नाम पीडीएफ में, पास पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का डिफेंडिंग चैंपियन कौन बना। ये देखो आपका 2024-25 के करंट से संबंधित प्रश्न है ना। तो बताओ यहाँ पे रणजी ट्रॉफी 2024-25 का डिफेंडिंग चैंपियन कौन बना है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो मैं उम्मीद भी कर रहा था कि इस प्रश्न का जवाब तो आप बताएंगे, विदर्भ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो गया है बेटा, राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। किसके, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका जवाब सभी दोस्तों ने किया होगा। लीनियस ऑप्शन सी, लीनियस ऑप्शन सी। अब याद रखना इन्होंने जो इसका खोज है वो कब करा था, तो वो भी आप यहाँ पे याद रखना 1753 में।
ठीक है ना, कब करा था, 1753 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो भैया बिल्कुल लीनियस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गए हैं। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ। लेकिन यहाँ पे ये क्या दिया है, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, हाँ ल्यूवेनहॉक से भी एक चीज़ याद रखना है। देखो मुझे याद आ गया कि जीवाणु की खोज जो है वो सर्वप्रथम इन्होंने करी थी। कब, सर्वप्रथम जो है वो इन्होंने करी थी। और ये कब करी थी, तो इन्होंने 1676 में करी थी बेटा। कब करा था, 1676 में किया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल बेटा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जोड़ी गई। ये कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो बताओ भैया कि किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो सही जवाब 92 ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, 92 ऑप्शन ए, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कब जोड़ी गई थी, 2003 में। ये भी आप ध्यान रखोगे, कब, 2003 में। ठीक है ना। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो जो 103 है ना, 103, ये भी याद रखना, ये भी ज़्यादातर पूछ लिया जाता है आपसे। जो EWS श्रेणी है ना, EWS को जो आरक्षण दिया गया है 10% का आरक्षण, वो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रहेगा 101वां जो संविधान संशोधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, GST से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन ए। आप ए और बी दोनों को कर रहे थे, है ना। तो फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो वो आपका सीजियम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मतलब कि प्लस में, है ना, ये ऋणात्मक मतलब माइनस में, अगर प्लस में पूछा जाएगा तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो सीजियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल नोट कर लेना, ये साइंस का आपका प्रश्न है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है बेटा वो क्या होगा। तो याद रखना आपका जो कोबाल्ट 60 है ना, ऑप्शन बी। ये भी किया जाता है और कीमो भी किया जाता है ना, कीमो भी किया जाता है। ऑप्शन तो यहाँ पे होना चाहिए था आपका ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप कोबाल्ट 60 को टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो भी जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ। कीमो भी चढ़ाया जाता है ना। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप याद भी रखोगे। अरुणाचल प्रदेश, ये भैया हमारा सबसे पूर्वी राज्य है ना, सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको पता ही है। तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना बेटा, कर्नाटक से भी आपसे पूछा जा सकता है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, है ना, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये आपसे कर्नाटक से पूछा जा सकता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। देखो ये बेटा करंट का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना एक बार कि हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। तो वो हमारे श्री प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप नोट कर लेना इस प्रश्न को। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जनरेटर नज़र आएगा, है ना, ऑप्शन ए। तो बेटा यहाँ पे जनरेटर जो ऑप्शन ए है वो क्या आपका सही जवाब हो गया है।
ठीक है ना। बत्ती जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो क्या है, जनरेटर से ही तो बत्ती बनाते हो ना। तो याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा मुंबई, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, मुंबई, ऑप्शन बी। ये कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे याद रखना 1952 में। कब स्थापित किया गया था, 1952 में। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है नई दिल्ली में, है ना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो आपका नई दिल्ली में है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल बेटा, देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मित सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो भैया राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो संविधान निर्माण सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर है वो 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर बेटा हो गया है। तो आप देखो इस प्रश्न को ना स्क्रीनशॉट ले लेना और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। तो भैया सबसे भारी धातु जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, यूरेनियम, ऑप्शन ए। यूरेनियम, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भैया लिथियम है ना, ऑप्शन बी जो दिया है लिथियम, ये याद रखना ये सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की जो है वो आप याद रखना, ठीक है ना। वो आपका यहाँ पे लिथियम हो जाएगा और यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने सही से समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय यहाँ पे आपको बस बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि आप यहाँ पे जो राइट आंसर है वो भारत लगाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भैया आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दुबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो भी याद रखना बेटा 15 जून 1909 को। कब हुई थी, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखोगे और ये दुबई में स्थित है। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य एक्सपायर हो चुकी दवाओं को एकत्रित कर नष्ट करने वाला पहला राज्य बना है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि भैया वो कौन सा राज्य है जिसने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करा और उसे फिर नष्ट कर दिया और नष्ट करने वाला पहला राज्य बना है। तो वो यहाँ पे आपका राइट आंसर केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी केरल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो बेटा ये आपकी करंट से संबंधित प्रश्न था और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो भैया आपको ये ट्रॉफी बताना। देखो खेल से संबंधित आपका प्रश्न जरूर पूछा जाता है और मैं हर क्लास में कोशिश करता हूँ कि आपके लिए खेल से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँ। तो भैया यहाँ पे आपको बताना है कि विंबलडन ट्रॉफी जो है उसका संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेनिस, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। टेनिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे पोलो खेल से भी याद रखना वो एराज कप, कौन सा, एजरा कप, माफ़ी चाहते हैं, एजरा कप, ठीक है ना, ये याद रखना। एजरा कप जो है वो आप पोलो से याद रखना। फुटबॉल से तो आप संतोष ट्रॉफी को याद रखना, है ना, संतोष ट्रॉफी को भी फुटबॉल से याद रखना। तो बिल्कुल चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। बहुत अलग क्वेश्चन है ना। चलो मैं एक लाइन सुना देता हूँ, बहुत देर हो गई है ना पढ़ते पढ़ते। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमें भैया सामने वाले ने नहीं समझा तो हम रोने लग जाएं कि हमें नहीं समझ पाया। तो उसके लिए मैं एक लाइन सुनाता हूँ कि ज़रूरी नहीं सब लोग आपको समझ पाएँ। तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं बताती है ना। जो आपके अंदर क्वालिटी है वो हो सकता है सामने वाले को ना दिख रहा हो, है ना।
हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है कि वो आपको ना समझ पाया हो। तो इस चीज़ का कभी टेंशन नहीं लेना है और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, क्योंकि जब आपके पास जॉब होगी एक अच्छी, तो आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना, लोग आपके पास आएंगे, ये सत्य है। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कितने? 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, याद रहेगा। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? कौन सा? सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि आपका के बिरला फाउंडेशन जो है, के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है ना दोस्त। और इसका जो सम्मान जो है ये कब आरंभ किया गया था देना, तो वो भी याद रखना बेटा 1991 में। कब बेटा? 1991 में। ये पता है ये सरस्वती सम्मान जो है ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो भी याद रखना बेटा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। किसके? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल बेटा देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आ चुका है कि निम्नलिखित में से ग्रांड ट्रैंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? कौन सी? ग्रांड ट्रैंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका सही जवाब आपका शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी होगा। याद रखना इसे एक और नाम से जाना जाता था, अब तो ये जीटी रोड बोलते हो, है ना, ग्रैंड ट्रैंक रोड, इसी को तो बोलते हो जीटी रोड को, ग्रैंड ट्रैंक रोड। लेकिन उस टाइम इसे पता किस नाम से जाना जाता था? सड़क ए आजम। क्या? सड़क ए आजम, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा सड़क ए आजम इसे उस टाइम बोला जाता था। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? भाई अगर सूरज की तरफ देखोगे तो आंखें कैसी हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। तो याद रखना बेटा तेज प्रकाश की तरफ अगर देखोगे क्या हो जाएगा? आंखें छोटी हो जाएंगी, है ना। तो जो पुतली का आकार है वो क्या कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। याद रखना आंखें बंद हो जाती हैं। तो बिल्कुल और ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि उत्तराखंड सरकार ने 19 फरवरी 2025 को किस विधेयक को मंजूरी दी है? ये देखो आपके करंट से संबंधित प्रश्न, और मैं क्लास में ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, ज़्यादा आपको फालतू कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके लाइक वाले बटन और सब्सक्राइब वाली बटन का विशेष रूप से ज़रूरत है। और आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर और आप कहाँ से क्लास को देख रहे हैं एक बार ज़रूर मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि उत्तराखंड सरकार ने 19 फरवरी 2025 को किस विधेयक को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा भू कानून। भू कानून, ऑप्शन डी यहाँ पे बेटा आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना, याद रहेगा। देखो ये करंट का प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फरवरी का है, तो आप देख लेना, एक बार नोट कर लेना। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से अजीलाहामू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भैया अजीलाहामू नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आप जरूर बताएंगे कि भैया यहाँ पे हमारा सही जवाब अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। आज मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा सही हो रहे हैं, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता है कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो है मोनप्पा जनजाति। कौन सी? मोनप्पा जनजाति जो है वो उसके द्वारा किया जाता है तवांग ज़िले में। कौन सा? तवांग ज़िले में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि पुस्तक देवदास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक देवदास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल है ना, ये सोलर सेल जो होता है वो बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे तो आपका दोनों सही जवाब हो गया है ना, सीजियम और सिलिकॉन,
ऑप्शन सी यहाँ पे ए और बी दोनों क्या बेटा राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कजली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। कौन सी बेटा, कजली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बताओ यहाँ पे बहुत जल्दी आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो भैया कजली हमारा राजस्थान, जो ऑप्शन सी दिया है सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से कलमकारी याद रखना है ना, कलमकारी जो है ये भैया आप उत्तर प्रदेश, मैंने यहाँ पे लिख दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, माफ़ी चाहता हूँ ये गलती हो गई। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से कलमकारी को याद रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। नेत्रदान, अगर किसी को आंखें दान दे रहे हो तो कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है। तो वो यहाँ पे कार्निया, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। कार्निया यहाँ पे आपका राइट आंसर बेटा हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। कितने, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर, देखो करंट से संबंधित आपका प्रश्न है और ये आप याद रखना कि भैया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना, नोट कर लेना। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से अधिकतम जनसंख्या में प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 2011 की जनगणना से प्रश्न आते हैं और यहाँ पे सीधा पूछा है कि अधिकतम जनसंख्या में प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रहेगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे न्यूनतम पूछ लेता केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सबसे कम है जनसंख्या, तो वो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप हो जाता है ना, क्या हो जाता, लक्षद्वीप हो जाता। तो ये देखो इंपॉर्टेंट बेटा 2011 की जनगणना से प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया जैसा ही मैंने कहा था आपसे और वैसा ही हो रहा है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 8 आपका क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब 8 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है। तो बिल्कुल, और देखो आज काफ़ी क्वेश्चन हो गए, मैंने किसी से बात भी नहीं करी और कोई ऐसी लाइन भी नहीं सुनाई। तो बिल्कुल एक मैं आपको लाइन सुनाता हूँ आज, है ना। तो सुनिए, यहाँ पे लाइन थी कि क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ कितना गवा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ कितना गवा दिया, अभी अगर मैं बचा हूँ तो उम्मीद का हर हिस्सा बचा है ना। तो घबराना नहीं है और बढ़िया तरीके से मेहनत कर लो, पेपर आएगा, पेपर आना। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मुझे याद आ गया कि भैया आरपीएफ की जो आपकी आंसर की है ना, वो आ चुकी है और आज शाम 6 बजे, है ना, आज शाम 6 बजे से उस पर एक्टिवेट हो जाएगी और आप जाके आराम से अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, और मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा राष्ट्रपति जी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना दोस्त, 912 क्या होगा, ऑप्शन बी 912। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, 912 महिलाएं, है ना। तो मेल फीमेल का जो वो था, क्या कहते हैं, लिंगानुपात जो था वो यहाँ पे 1000 पे, देखो मैंने 100 लिखा, माफ़ी चाहता हूँ, 1000 पे 912 महिलाएं, ठीक है ना, याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और भारत का अगर पूरे भारत का पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 1000 पुरुषों पे कितनी, 943 महिलाएं, है ना। तो ये लिंगानुपात टोटल भारत का था और उत्तर प्रदेश का यहाँ पे 912, ऑप्शन बी सही जवाब हो गया है, याद रहेगा। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए
यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत भाग की मात्रा होती है, किसकी, रक्त की मात्रा होती है, माफ़ी चाहते हैं कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। क्वेश्चन ही यहाँ पे सही से टाइप नहीं हो पाया है ना, द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो यहाँ पे प्रश्न में कुछ एरर है, सही से ये टाइप नहीं हो पाया। और यहाँ पे जो इसका मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत जो रक्त होता है उसकी मात्रा होती है, तो 7 से 8%। ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई एरर था। और देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सापेक्षता के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, किसके, सापेक्षता के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना आइंस्टीन, ऑप्शन ए आइंस्टीन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तो ये याद रखना बेटा, इसे तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं। और ये कब हुआ था, तो ये आपका 1565 में हुआ था। हाँ सही है, देखो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, 1565 में हुआ था और इसे तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे। और दूसरा 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और यहाँ पे 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था, बताओ 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखना, सरहिंद का युद्ध। कौन सा, सरहिंद का युद्ध याद रहेगा। 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1576 में, तो बिल्कुल याद रखना बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध, याद रहेगा। तो बिल्कुल बेटा इसे भी नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है कि निम्नलिखित में से आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो भैया यहाँ पे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो प्लावन यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है ना, तो प्लावन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके साइंसेस वो क्वेश्चन है हार्ड वाले जो हम लोग कई बार स्किप कर देते हैं, है ना, पेपर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि पेनिसिलिन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या हो जाएंगे आपके, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब करा था भैया इन्होंने, तो 1928 में करा था। कब करा था, 1928 में करा था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कहते हैं दोस्त कि ये दुनिया उसी को पढ़ा लिखा समझती है जिसकी नौकरी लग जाती है ना। तो बिल्कुल, और आज क्या आपका स्कोर रहेगा, जो भी दोस्त आरपीएफ वाले मेरे साथ में जुड़े हुए हो, यहाँ पे जो आरपीएफ की क्लास मेरे साथ पहले कर रहे थे और आपने पेपर दिया है, तो आज आप अपना स्कोर जरूर मुझे बताना कि आपका जीके जीएस में क्या स्कोर रहा, है ना। तो बिल्कुल, और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।